हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का न्यू सिलेबस में पेपर सेकंड का पॉलिटी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम इन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो कभी डीपीएसपी लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही कहा जाता है। हमने अनुच्छेद 43A तक देख लिए हैं पिछले वीडियो में। यहां से हम अनुच्छेद 43B कवर करेंगे। 43B यानी 43 खा। ठीक है, इसमें क्या है, राज्य सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन का प्रयास करेगा। मतलब जो सहकारी सोसाइटी होती है उनके प्रबंधन में, उनकी संरचना में, इन सब में क्या करेगा, उन सबको अभिवृद्धि करने की प्रयास करेगा, उनके संवर्धन यानी उनका विकास करने का प्रयास करेगा। तो 3 नंबर में आप यही लिख सकते हो कि राज्य सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन का प्रयास करेगा। इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 3 नंबर में आपका इतना हो जाएगा। इसमें इतना ही है, इसमें और चीजें लिखी हैं कि उनकी विरचना में यानी उनकी संरचना में और उनके प्रबंधन को और सबको क्या करेगा, सबका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि राज्य सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन का प्रयास करता है। 3 नंबर में हम यही लिखेंगे और इसे आगे की लाइन जोड़ देंगे कि इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 43 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब पूरे भारत का जितना भी पूरा एरिया है उन सब में नागरिकों को यानी उसके नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अगला देखते हैं, बहुत छोटे छोटे से अनुच्छेद हैं और ये 3-3 नंबर में भी इसी हिसाब से लिखने आ सकते हैं। ठीक, अब अगला है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि राज्य सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के उपबंध का प्रयास करेगा। देखो, पहले अनुच्छेद 45 में क्या था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को देखरेख, प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ये पहले था। फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और हमें आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का मूल अधिकार मिल गया। तो ये अधिकार हमें कितने से कितने साल के लिए दिया गया है कि राज्य क्या करता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 21A में है ना, हम देख चुके थे मूल अधिकार में। तो हमने देख ही लिया था कि इस पहले जो इसकी विषय वस्तु थी, मतलब इसका अंदर का जो इसमें लिखा हुआ था, इसको उठा के अनुच्छेद 21A के तहत हमें शिक्षा का मूल अधिकार दे दिया, शिक्षा का मूल अधिकार दे दिया और यहाँ की विषय वस्तु में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और इसमें क्या कह दिया कि अब राज्य जो होगा वो सिर्फ 6 साल तक के जो बच्चे होंगे उनकी प्रारंभिक देखरेख करेगा और उन्हें शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, आंगनबाड़ी, है ना। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्ग, कोई भी दुर्बल वर्ग होंगे, विशेषकर SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हित यानी उनके आर्थिक हित जो भी होंगे उनमें अभिवृद्धि करने का, मतलब उन्हें अच्छा रोजगार वगैरह मिल जाए, वो मल वल ढोने का जो काम करते थे उनको वो ना करना पड़े।
ठीक है। सामाजिक अन्याय तथा सामाजिक अन्याय व अन्य प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा या रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 46 में यही कहा गया है कि राज्य जो है वो जनता के दुर्बल वर्ग किसको माने, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी होंगे उनको क्या करेगा, वो उनकी शिक्षा के मतलब किसी भी तरह उन्हें वो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, आर्थिक हित उनके जो भी होंगे, जैसे उन्हें एक अच्छा रोजगार, सम्मान पूर्वक रोजगार वगैरह देना है ना, वो मल वगैरह उठाने का काम करते थे, तो वो क्या करें, वो एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए एक अच्छा रोजगार उनको दिया जाए, है ना। और उनका सामाजिक अन्याय जो हम छुआछूत वगैरह कर रहे हैं उनके साथ, या हम पता चल रहा है हम अपने हैंडपंप से पानी नहीं भरने दे रहे हैं, हम अपने मंदिरों पर उन्हें चढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार के सामाजिक अन्याय या अन्य प्रकार का और भी कोई शोषण उनके साथ किया जा रहा है तो उनसे रक्षा करने का प्रयास करेगा राज्य, ऐसी व्यवस्था बनाएगा, है ना, अनुच्छेद 46 के तहत। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 47 देखते हैं। अनुच्छेद 47 क्या है कि राज्य अपने लोगों, है ना, राज्य अपने लोगों मतलब जो जनता है उसकी पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, है ना, पोषाहार जैसे क्या कर रहे हैं वो पीडीएस के तहत, है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, जो आप जानते हो राशन वगैरह मिलता है जिससे हमें कम दाम में, तो क्या करते हैं वहां पे धान दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, ज्वार दे रहे हैं, मक्का दे रहे हैं, गेहूं चावल तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या दे रहे हैं आपको, ऐसी पौष्टिक चीजें भी देने, दाल, कहीं कहीं पे दाल भी देते हैं, ताकि क्या हो कि जनता का पोषाहार स्तर ऊंचा हो, है ना, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, उन्हें अच्छा काम मिल जाए तो उसके लिए उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, इसके लिए भी प्रयास करता है। लोक स्वास्थ्य में सुधार का अपना प्राथमिक कर्तव्य मानता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, करंट उदाहरण ही लेते हैं, अभी कोरोना चल रहा है तो राज्य क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आगे की जो लहरें आए उसमें ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो वो क्या कर रहे हैं, लोक स्वास्थ्य में सुधार का अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा राज्य। मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के उपयोग पर प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। प्रतिषेध यानी रोक रहा है वो, क्या, मादक पेयों, जैसे हाँ, जैसे क्या होता है जहरीली शराब वगैरह होती है उस पर रोक लगा देता है, या सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग वगैरह करने पर रोक लगाई जाती, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ठीक है, कोई भी हानिकारक औषधि होती है राज्य उस पर भी प्रतिबंध लगा देता है, उस पर भी रोक लगा देता है। तो अनुच्छेद 47 यही कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है, अनुच्छेद 48 कह रहा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। भाई नए नए खाद वगैरह आ रहे हैं, नई नई सिंचाई प्रणालियां आ रही है, राज्य उनको क्या प्रोत्साहित करता है, जैसे स्प्रिंकल प्रणाली आती है उसकी, तो ज्यादा पानी वेस्ट ना हो इसलिए क्या कर रहा है कि राज्य उसके लिए क्या दे रहा है, सब्सिडी देता है, पाइप वगैरह लगाने के लिए, वो पूरी व्यवस्था रोपने के लिए सब्सिडी देता है, तो वो एक तरह से प्रोत्साहन देता है। क्यों, ताकि वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक बना सके, उन्हें वैज्ञानिक बना सके। ठीक है, तो राज्य इसका, और दुधारू व वाहक पशु, वाहक मतलब जैसे बैल वगैरह है ना, जो सामान ढोने का काम आते हैं, तो वाहक पशुओं के संरक्षण का और उनका वध रोकने का प्रयास करता है। दुधारू पशु हम गाय का उदाहरण ले सकते हैं, गाय का यदि आप वध कर दो तो वो क्या कर सकता है, आपको दंड मिलता है उसका, आपको जुर्माना भी देना पड़ता है ना। कोई भी वाहक पशुओं का यदि आप उनका वध रोकने के लिए भी सरकार कोई कदम उठा सकती है और उनके संरक्षण के लिए भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई सरकार पागल थोड़ी है जो गायों को गौशालाएं खोल रही है, गौशालाओं के लिए इतना इतना फंड जारी कर रही है ना, उसे गाय पालने का शौक तो होगा नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है आपका कि अरे सरकार पागल हो गई है कि भैया गायों को ही घेरते फिर रही है, ऐसा नहीं है, उसका कर्तव्य है इसलिए वो ऐसा करती है। ठीक है, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A क्या है, अनुच्छेद 48A या अनुच्छेद 48 का, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन, मतलब वो जो पर्यावरण है उसका संरक्षण भी करेगा और उसका संवर्धन भी करेगा, उसका विकास भी करेगा, है ना।
संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, है ना। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य क्या करेगा, देश का जो पर्यावरण है उसका जो है उसका भी संरक्षण करेगा, उसका आगे विकास भी करेगा, यानी उसका संवर्धन भी करेगा, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। टाइगर रिजर्व वगैरह घोषित किए गए हैं, है ना। वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, आप ऐसे जाके पेड़ वगैरह नहीं काट सकते, आप पे कार्रवाई होती है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व वगैरह घोषित किए जा रहे हैं, पक्षी अभ्यारण्य घोषित किए जा रहे हैं। यदि कोई लुप्त प्राय प्रजाति होती है तो उसके विशेष संरक्षण का प्रावधान करता है राज्य। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 48A उससे कहता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में ये जोड़ा गया था, ये अनुच्छेद। तो आप 3 नंबर में यही लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, ठीक है। मतलब मान लीजिए संसद ने कोई विधि बनाई है और उसके अधीन उसने राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के प्रत्येक स्मारक, वस्तु या स्थान का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। मतलब राज्य ने विधि बना के किसी भी वस्तु, स्थान या स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, तो उसकी संरक्षण या उसकी रक्षा करना, किसी भी तरह का उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा या राज्य की बाध्यता होगी कि वो ऐसे स्मारक, वस्तु या स्थान की रक्षा करे, ठीक है। तो ये चीज है, यही कहता है हमारा अनुच्छेद 49। 3 नंबर में आप यही लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में, है ना, यानी राज्य की जो भी लोक सेवाएं होंगी उनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जहां न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों को ओवरलैपिंग नहीं करती हो, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था बनाए रखने का राज्य का कर्तव्य होगा। भाई राज्य में संसद भी तो आती है, मतलब वो ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती कि वो न्यायपालिका के कार्यों को ओवरलैपिंग करने लगे, ठीक है। तो यही कहा गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद 51 क्या है कि राज्य यह प्रयास करेगा, क्या क्या प्रयास करेगा राज्य, तो इसमें का या ए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, उसका ज्यादा से ज्यादा उसका बढ़ावा मिले उसको, ठीक है। दूसरा बी है राष्ट्रों, बी या खा है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा राज्य। मतलब दूसरों के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ हमारे न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध रहे, ऐसा हम प्रयास करेंगे, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। अंतरराष्ट्रीय संधियों आदि का आदर करना, अंतरराष्ट्रीय संधियां वगैरह जो होंगी उसका राज्य क्या करेगा, उसका प्रयास करेगा कि उसका हम आदर करें। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने का, तो किसी भी मध्यस्थ द्वारा हम अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई दूसरा राष्ट्र हो। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि भाई हमारे देश की शांति सुरक्षा सबकी को बढ़ावा मिले, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को भी बढ़ावा मिले, ताकि जो भी कोई भी विवाद हो तो वो आराम से सुलझ जाए, युद्ध वगैरह की स्थिति ना आए। हम तो ऐसा ही प्रयास करेंगे, ऐसा ही हमारे संविधान में कहा गया है। तो यहाँ तक अनुच्छेद हमारे पूरे हो गए। ये अनुच्छेद आप अच्छे से एक बार कर लीजिए, क्योंकि इनमें से 3 नंबर का कोई भी अनुच्छेद पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व जितने भी थे वो उसके अनुच्छेद हमारे सारे पूरे हो गए। अनुच्छेद इसमें 3-3 नंबर के कोई सा भी अनुच्छेद पूछा जा सकता है। देखा जाए तो अनुच्छेद 39 से लेके अनुच्छेद 51 तक थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको विशेषकर ध्यान रखना। जैसे 48 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 आ ही चुका है, जो किसी संविधान संशोधन के तहत जुड़े हैं उनको तो विशेषकर जो देख लेना, क्योंकि जो बाद में संविधान संशोधन के तहत जुड़े होते हैं वो उनके आने की संभावना ज्यादा होती है,
ठीक है, तो सारे अनुच्छेद आप मूल अधिकारों के और नीति निर्देशक तत्वों के ही अनुच्छेद करने हैं, क्योंकि यही दो टॉपिक स्पष्टता जुड़े हैं। तो आप इन सब के अनुच्छेद करके रखिए, प्री में तो आपके काम आएंगे ही और मेंस का टॉपिक हमारा है ही सर। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नीति निर्देशक तत्व से हमारे एक दो लॉन्ग आंसर बन सकते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपकी हेल्प हो रही है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे।